जय हिंद दोस्तों, मैं सुजाता स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम जज्बा में। और आज हम एक जवान से मिलने जा रहे हैं और जिनका नाम है कांस्टेबल बप्पा देवनाथ। उनके लिए पर एक बात मैं कहना चाहूँगी। मुश्किलों में जब पुकारता है वतन, मुश्किलों में जब पुकारता है वतन और पुकारती है माँ भारती, तब हम खून का तिलक लगाते हैं और गोलियों से करते हैं आरती। तो बप्पा, अपने बारे में बताइए, आपकी कहानी हमें सुननी है, वो ज़रूर बताइए आप। नमस्ते मैम। मेरा नाम बप्पा देवनाथ है और मुझे 2012 में मैं बीएसएफ में भर्ती हुए थे। फिर मेरा फर्स्ट पोस्टिंग, मेरा ट्रेनिंग हुआ जेएनके में। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग मेरा हुआ है पोलोरा कैंप जेएनके में। फिर वहाँ से पोस्टिंग होने के बाद मैं 2014 में मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ में, पोस्टेड हुआ हूँ। उसके बाद मुझे कमांडो टीम में मुझे मतलब सिलेक्ट किया है। मैं कमांडो हूँ, जी। बीएसएफ का कमांडो था मैं। तो उसमें हम पूरा यूनिट में, बैटालियन में 29 को सिलेक्ट किए थे कमांडो टीम में। फिर हम लोग का वही था कि ऑपरेशन करना, बड़े बड़े ऑपरेशन करना, सब कुछ वही था। नक्सली को पकड़ना, यही हमारा काम था। फिर 2016 12 मार्च रात को 1:20 पे मुझे मतलब हम लोगों को 15 तारीख को ही हम लोगों को खबर मिल गया था कुछ नक्सली का कुछ गांव में मतलब कुछ दिखाई दे रहा है हरकत। फिर हम लोगों को जाने के लिए बोला आप लोग तैयार रहो। फिर हम शाम को 5 बजे निकल गए थे 16 तारीख को। फिर हम जाने के बाद फिर 12 बजे जब मतलब पहुँचते पहुँचते कम से कम 24 किलोमीटर हम लोग पैदल ही गए। मतलब हम लोग को ऑपरेशन के लिए चल के जाना पड़ता है जंगल में। जाने के बाद फिर क्या हुआ, रात को फिर हम लोग, वो लोग पहले से उनको पता था कि इसी रास्ते में ये लोग आने वाले हैं। वो 2-3 दिन से पहले से उसी रास्ते में मतलब उस जगह में बैठे थे। खाना खुना बस उसी में ही खाते थे वो लोग, मतलब उसी जगह पे। फिर हम लोग जब गए, वो सोचा कि पूरा ट्रूप को निकालने देते, पीछे से फायरिंग करेंगे। फिर हम पीछे में 3 नंबर में था। फिर पीछे से फायरिंग हुआ। पीछे से फायरिंग होने के बाद वो लोगों ने फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें से मेरे को कमर में 2, पैर में 1, 3 गोली लगा था। मेरे आगे वाला जिसको, उसको 16 गोली लगा था। उसका आगे जो था मतलब उसी हिसाब से 2 गोली, इसी हिसाब से जिसको सबको बारी बारी 7 आदमी हम लोग इंजर हो गए उसमें। फिर मैंने 6 राउंड फायर किया था। उसके बाद फिर जब मेरे को धीरे 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 मतलब मतलब वो हो गया शरीर से, ऐसे लग रहा था कि ताकत ही नहीं है पैर का पूरा, मतलब जब ब्लड निकलने वाला था। तो ऐसे मूवी में बहुत कुछ दिखाते हैं कि ऐसे गोली लगने के बाद ही फायरिंग होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। गोली लगने के बाद फर्स्ट में तो मुझे पता नहीं लगा था कि मुझे लग गया है। जब मैं गिर गई तो तब जब ब्लडिंग शुरू हो गया तब पता लग गया कि ना बहुत ज़्यादा मतलब खून हो रहा भी निकल रहा था। फिर मुझे क्या किया, मैं बेहोश हो गया। फिर मेरा नर्सिंग असिस्टेंट उधर ही रहता है। फिर उन्होंने फिर मेरा मतलब फर्स्ट एड किया। तो बाद में तो मेरे को धीरे धीरे बेहोशी में हो गया था। तो मतलब फिर मेरे को जब होश आया तब मैं बुलेट प्रूफ कार में, मतलब जिप्सी में बुलेट प्रूफ जिसमें मेरे को, तब मैं देख रहा था कि बुलेट प्रूफ जिसमें मेरे को बैठा है, थोड़ा थोड़ा जब उठाया मेरे को सब, तो उसमें फिर हमारा भी हेडक्वार्टर से भी आ गए। तो वो लोग सब भाग गए, उनको भी कैजुअलिटी हुआ था, वो लोगों ने सब भाग गए। फिर जो मेरा एंटीबायोटिक, मेरा जो ट्रीटमेंट चालू हो गया, मेरा वो की मतलब वो कर दिया था। तो मेरा मतलब कुछ हरकत ही वो हो गया था। फिर हमें हेलीकॉप्टर में लेके गए फिर छत्तीसगढ़ रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ रायपुर में जब लेके आए हम लोगों को, तो उसमें फर्स्ट हमारा हम लोग को जब लेके गए, लेके जाने के बाद फिर ये 11:15 बज रहा था तब। तो मेरे को सीधा, क्योंकि मेरा अंदर गोली निकला नहीं ना, निकालने से थोड़ा अलग हो जाता है, जब तक निकालता नहीं है तो और ज़्यादा वो हो जाता है। तो फिर मेरे को सर्जरी के लिए लेके 11:30 बजे अंदर ही मुझे लेके गए। तो मुझे एक्सरे में जब बताया, बोला बेटा आपको 3 गोली लगा है, मैं कोशिश करूँगा कितना गोली जितना है मैं निकालने की कोशिश करूँगा। तो आईसीयू में हमें लेके गए, बेहोश कर दिए। तो जब ऑपरेशन हो गया मेरा, होने के बाद 2 राउंड निकाला था। तो बैटालियन में तो उसी उसी दौरान मुझे बाद में मेरा मित्र से पता लगा कि बैटालियन में मेरा यूनिट का मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट का 2, एक सब इंस्पेक्टर और एक मेरा बैट्समैन, दोनों को तैयार किया था कि बप्पा एक्सपायर हो गया है। तो उनका डेड बॉडी लेके जाना है, कि 2 बंदे को तैयार किया है, कि मतलब बॉक्स तैयार कर दिया कि आप दोनों को डेड बॉडी लेके जाना है उनके साथ। तो मेरा 2 दोस्त थे, कौशिक चक्रवर्ती है, मेरा डिस्ट्रिक्ट का है, वो शायद इस एपिसोड के बाद में सुन पाएगा वो। तो क्या है,
वो कौशिक चक्रवर्ती जो है, तो उन्होंने वो मेरे को वो रो रहा था, बोला मैं नहीं जाऊंगा, मेरा दोस्त है, मैं उनके माँ पापा को क्या जवाब दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे करके। उन्होंने बाद में आया था, मेरे पास ही आया था सब। तब मुझे न्यूज़ में दिखाए, जो मेरे पास वीडियोस है, जी जी। जो मुझे न्यूज़ में दिखाए, न्यूज़ में दिखाने के बाद फिर मेरे बैटेलियन, मेरे घर में सब उस न्यूज़ को देखे। देखने के बाद फिर उन लोगों ने क्या सोचा, मेरा मम्मी पापा तो कभी सोचा ही नहीं क्या कि उसमें मतलब कैसे होगा, नहीं होगा, कुछ भी हो। तो उन्होंने फिर मेरे घर फ़ोन करने का कोशिश किया थोड़ा सा कि हाँ, मेरे बेटे ने 2 दिन से तो फ़ोन नहीं किया, कि मैंने जब भी जाता हूँ ना, बोलता पापा मुझे फ़ोन मत करो, मैं ऑपरेशन के लिए जाता हूँ, क्योंकि वहाँ उधर कोई रेंज नहीं मिलता है। फिर देखा फ़ोन नहीं है, फिर अपना हेडक्वार्टर में फ़ोन किया मेरे पापा ने, क्योंकि मैंने हेडक्वार्टर में दिया था, बोला बहुत इमरजेंसी होगा तभी आप फ़ोन करना। तो मेरे हेडक्वार्टर में फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो मम्मी फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थोड़ा सा, क्या ऐसे हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले तो बात किया, वो तो हफ्ते में 2 ही दिन बात करते हैं, 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। और हमारे को घर में थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, वेस्ट बंगाल का है, इसीलिए बोलने में। तो पापा भैया को बताए कि ऐसे ऐसे आपका भाई को ऐसे ऐसे गोली लगाए, 2 दिन हो गए, अभी आईसीयू में है, आप लोग जल्दी आ जाइए देखने के लिए। तो मम्मी तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मतलब वो हो गया है, रोना शुरू कर दिए। तो मम्मी पापा मेरा भैया सब आए थे। तो जब आईसीयू रूम में मेरे को ना, उस टाइम मेरा तब उम्र था 21 प्लस, मतलब 22, जब मेरे को गोली लगा था, तब मेरा मम्मी को बहुत याद कर रहा था। मतलब मेरा मम्मी को मैं बहुत मतलब देखना कोशिश कर रहा था कि मेरा मम्मी मेरे पास आए, मेरे को देखना है उनको इस टाइम, क्योंकि मेरा मतलब उस टाइम इतना वो था। फिर मैं आईसीयू रूम में मैं लोगों को, और मेरे को ना खिड़की की तरफ मैं देख रहा हूँ, मेरा ऑक्सीजन लगा है टोटली। तो मैं उसमें जो आईसीयू रूम के अंदर एक वो रहता है उन मतलब शीशा का, तो मैं उधर से बार बार देख रहा हूँ, 2 दिन से देख रहा हूँ, मतलब 1 दिन, सॉरी 1 दिन से मैं वही देख रहा हूँ, मतलब 3 दिन जब हो गया तो देख ही रहा हूँ। तो मेरे को तो मेरा अटेंडर 2 था, ऑफिसर भी आया था, उन्होंने फिर रमन सिंह सर ने भी आया था, सीएम, उन्होंने भी मुझे सम्मान किया था, सीएम छत्तीसगढ़ का सीएम। फिर उसमें ही बुके लेके पूरा हम आईसीयू में आया था हमारे उधर देखने के लिए। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं उधर से जब देख रहा हूँ, मुझे मेरा मम्मी मुझे देख रहा है, तो मुझे पता लग ही गया था आज मेरा मम्मी आएगा। पता नहीं कैसे कैसे कुछ तो मतलब कुछ तो है कि मेरा कोई ना कोई आज आने वाला है ही मेरे पास मुझे देखने के लिए। तो मेरा मम्मी ना मेरे को देख रहा है, तो मेरा मम्मी को अंदर आने नहीं दे रहा है, बोला नहीं आईसीयू में अलाउ नहीं है। तो फिर हमारा ऑफिसर बोला ये कमांडो का मम्मी है, एक ही देखेगा, पापा नहीं देखेगा, मम्मी को आप रोक ही नहीं सकते। और मेरी मम्मी ना उधर ही गिर गया देख के, बोला मुझे आज देखना ही है मेरे बेटे को। मेरा मम्मी को फिर पूरा मतलब आईसीयू का ऐसे करके मास्क पहन के पूरा फिर मेरे पास आए। तो मेरे पास मेरा मम्मी बात नहीं कर पा रहा है कैसा है करके, देख के मुझे। तो मुझे लेटा भी नहीं जाता था ना, कि कमर में लगा था, ऑपरेशन था, मैं ऐसे ऐसे ही था मेरे को, और बात ही नहीं होता था, बात नहीं कर पाता था मैं। ऐसे देख रहा हूँ, मेरे को आंसू निकल रहा है, मम्मी भी रो रहा है। तो फिर पापा को मेरे को देखने नहीं दिया एक्चुअली। 3-4 दिन हम लोग को उधर, पापा मम्मी को 3-4 दिन 5 दिन रखे थे, जितना दिन बोला आप लोग रह जाओ। फिर उन्होंने भी मतलब हमारा साहब लोगों ने भी बहुत मतलब उनको बहुत वो किया है, सम्मान किया है, मतलब ऐसे ही ऑफिसर मेस में रखा, अटेंडर दिया, खाने पीने, कोई इशू नहीं हुआ कोई भी। उधर से जो छत्तीसगढ़ का जो न्यूज़ में देखे ना, एक आंटी था, मतलब काकी बोलते हैं हम, उन्होंने, उनके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में बहुत बंगाली है 80%, तो उनके साथ मैं जानती तक नहीं हूँ उनको, फिर जानता तक नहीं हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, मेरे को ना मेरे लिए हमेशा आके वो रिसेप्शन में पूछती थी कि वो जो है वो कहाँ पे अभी निकले, क्या निकले आए। तो मैं आया, तो दूसरे दिन मैं जब जनरल असिस्ट हुआ मतलब, तो मुझे दूसरे दिन आके मेरे को आके पूछ रहा है, रो रहा है, आपको देखने के लिए मैं आज 25 दिन से राउंड मार रहा हूँ, 1 महीने से, आपको देखना है। क्योंकि वो उनके उधर लोकल चैनल में तो बहुत दिखाया, मेरे को ही वीडियो में दिखाया था। तो बंगाली है, बप्पा देवनाथ, मतलब ऐसे करके। तो उन्होंने, मैंने बोला था मुझे ना घर में बात करना है, एक सिम चाहिए। तो उधर का आइडिया का सिम अपना आइडेंटिटी देके आइडिया का सिम लेके मुझे दिया था, एक फ़ोन खरीद के दिया था, फ़ोन खरीद, क्योंकि मेरा फ़ोन मतलब कहाँ पे मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो उन्होंने फिर मेरे को दूसरा दिन आके फिर खाना बना के लाए, बोला आपको क्या खाना, मैं बोला हॉस्पिटल का खाना, मेरे को अच्छे नहीं लग रहा है। उन्होंने बंगाली रेसिपी बहुत कुछ बना के दी, उनको मैं जानती तक नहीं हूँ, कभी भी जानता तक नहीं हूँ। तो ऐसे ऐसे मतलब कुछ है जो मैं कभी भूल नहीं सकते। फिर वहीं से फिर मुझे तब मेरे को थोड़ा बाद में फिर एक्सरे में तब मैंने देखा था मेरे अंदर एक राउंड है। हमारा ऑफिसर तक तभी पता लगा, ऑफिसर को भी पता नहीं था ऐसे ऐसे, मतलब अपना यूनिट का, उनका तो हॉस्पिटल को पता था
कि मैं थोड़ा सा डर जाऊंगा इसलिए। फिर मेरे को रेफर कर दिया कदमतला CH सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कदमतला में मैं अंदर गए, फिर जाके IG साहब है विश्वास साहब, बोला बेटा तुम्हारा जो ऑपरेशन है पीछे से अगर दोबारा उसी जगह करेंगे तो नहीं होगा, और आगे से करेंगे तो आपका ज़िंदगी भर पाइप लग जाएगा यूरिन में, क्योंकि मेरा यूरिन में फंसा है बुलेट, वो निकल नहीं पाएंगे कभी भी। तो देखेंगे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अभी हम लोग इसको छेड़खानी नहीं कर रहे। तो फिर मेरे को भी यूरिन में बहुत प्रॉब्लम होता था, ब्लॉक होता था बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से, गोली की वजह से। ट्रीटमेंट होने के बाद वैसे फिर मुझे इस QMTA के बारे में पता लगा था। उसी उधर ही एक सर गया था कोर्स करके, उन्होंने बताया था कि तुम बहुत डिप्रेशन में रहते हो, अकेले, किसी से बोलते नहीं हो, कुछ नहीं, चुपचाप रहते हो। तो बोला एक काम करो, आप उसको भी QMTA का जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उधर जाके देखोगे कि आपके जैसा ही बहुत ऐसे बहुत डिसेबल आदमी है। तो हमने उसी हिसाब से ऐड पढ़ के फिर नाम डाले, विज़िट किया, फ़ोन किया इधर, तो मुझे बहुत QMTA में आके तो अपने बुलेट आप वैसा ही रहा अंदर? जी। मतलब उसको हटाया नहीं, नहीं अभी गया? भी नहीं हटे। फ्लाइट में जाने के लिए तो मुझे रोक दिया था, अच्छा, क्योंकि स्कैन में मेरा वो बुलेट पकड़ा जाता है। वो बुलेट दिखाई हाँ, देता है? दिखाई देता है। तो क्या हुआ फिर उन्होंने फिर बहुत कुछ मैंने फिर वो पता साइड हो गए। फिर उनको जब मैंने सब कुछ दिखाया, डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ा, तो उन्होंने मेरे को तो बहुत कुछ बोला, सॉरी बहुत गलत हो गया ऐसे। मेरा दिल्ली मेट्रो स्टेशन में मेरे साथ ऐसे हुआ था। मैं डॉक्टर दिखाने गए थे, मतलब उन्होंने सिक्योरिटी रीजन की वजह हाँ से वो उसका, किया? क्योंकि उसमें आ जाता है, दिखा देता वो है, स्कैन में आ जाता स्कैन है में आ अभी भी? जाता है। अच्छा। तो दिल्ली जो मेट्रो स्टेशन में मैं डॉक्टर हॉस्पिटल एम्स से जो मैं कैंप वापस आ रहा था टिगरी में, तो उसमें भी मेरे को CSF वालों ने रोक दिया था। फिर लास्ट में फिर साहब ने सैल्यूट मारा, बोला अरे आप इसको लेके घूम रहे हो। तो पप्पा, एक सैल्यूट तो हम सब के ओर से आपके लिए है थैंक यू। कि इतना कुछ सफ़र करके आप इतना आगे बढ़े हो। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कि बप्पा की कहानी सुनी आपने, उसमें किस तरह से उन्होंने फिर भी अपने आप को स्थापित किया है। तो अब बप्पा, हम जानेंगे आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन मैडम, मैं 10+2 किया हूँ। तो उनके बाद फिर जब मैं फर्स्ट में आर्मी में गया था 2011 में, तो उसमें मैं अंदर गया था। तो जाने के बाद मेरा हाइट में हो गया था। अच्छा। जब मैं अंदर गए तो मुझे बोला कि बेटा तुम्हारा अभी उम्र नहीं हुआ है, तुम्हारा 17.5 ही हुआ है, अभी 18 होने के बाद नेक्स्ट में आप वो कीजिए। तो मुझे ना देखना था कि कैसे दौड़ना, टोटली मुझे दौड़ना था सबके सामने में, अपना कॉन्फिडेंस देखना था कि नेक्स्ट में मैं कितना प्रिपरेशन और कितना करना है मुझे। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा नीचा होके जो सर ने जो स्टम्प लगाया था, मैंने नीचे का कोहिनूर के मैं आगे चला गया था सर का। फिर आगे जाके फिर मेरे को पकड़ ही लिया, फिर वो निकाल ही दिया मुझे। अच्छा। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, फिर मैं नेक्स्ट में 2012 में मैं फॉर्म भरा था, तो उसमें मैं सिलेक्शन हुआ था। पर ये प्रेरणा आपको बचपन में मिली? कोई था आपके घर से प्रेरणा देने वाला? हाँ मैडम, तो मेरा पापा का फौज में आना का बहुत ये था। मेरा पापा का हाथ टूट गया था ऐसे, फुटबॉल प्लेयर था मेरा पापा। हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए उनका भी उनका भी सपना था कि मैं दोनों बेटे को, हम दोनों अच्छा। भाई है, हाँ हाँ। दोनों बेटों को ही फौज में, तो डिफेंस लाइन में भेजने के लिए। तो मैं बचपन से ऐसे चोर पुलिस खेलने से मैं पुलिस ही बनता था हमेशा। तो मुझे भी फौज में आने का बहुत इच्छा था। इच्छा थी। तो हमारा रेस्टोरेंट है, अभी भी है, जो पापा चलाते हैं। तो रेस्टोरेंट में 9:30 बजे तक काम करके 1 घंटा पढ़ के हम 4 बजे उठ के दौड़ते थे। 4 से लेके, और ऐसे दौड़ते थे कि गांव वालों को किसी को पता ना लगे, उठने से पहले हम वापस आते थे। मेरे पापा बोले थे अगर तुम दौड़ में अगर तुम पास नहीं हो पाए, फिर गांव वाला बोलेगा इतना दौड़ता था, क्या हुआ। हाँ। इसीलिए किसी को उठने से पहले आपको वापस आना है। तो हम क्या करते थे, गाड़ी पकड़ लेते थे, मेरे रास्ते के साथ ही घर है, तो गाड़ी पकड़ते थे, गाड़ी का लाइट देख के हम दौड़ते थे उसके साथ साथ में, जो बड़ा टेम्पो है उसके साथ साथ ही कोशिश करते थे उसको पकड़ना, कैसे साइड में थोड़ा बहुत लाइट आ जाए उसको पकड़ने की कोशिश करते थे। तो हम उसी हिसाब से, तो ये बचपन में आपको प्रेरणा मिली? जी, मेरा बचपन का सबसे अच्छा आर्मी रैली में मेरे को बहुत हुआ कि मुझे बोला था कि बेटा तुम्हारा अभी 18 साल नहीं हुआ है, अच्छा। नेक्स्ट तो में आइए आप। जी।
और स्कूल में भी कोई थे टीचर जो आपको ऐसी प्रेरणा देते थे कि आपको स्कूल का जो टीचर है हाँ हमेशा पनिशमेंट देता है, मतलब देता था। अभी वो सर मुझे बाबा बोलते हैं, बाबा कब आए आप, तुम कब आए, ऐसे मतलब इतना वो तो करते वो हैं। खुशी होती है ना बहुत सुन ज़्यादा के। खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि अपना स्कूल से एक मतलब लड़का वो है, क्योंकि मैंने जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था होने के बाद मैंने पूरा स्कूल में मतलब जो टीचर है सबको मैंने जाके मिठाई खिलाया था, तो उनको मतलब बहुत कुछ वो है। फिर मैंने हाँ। क्या किया था, एक बार कॉपी के लिए भी मैंने पैसा दिया था जाके, जितना धर्म रजिस्टर लिखने का। तो उन्होंने तब से मुझे ज़्यादा मतलब और सेल्फ ज़्यादा वो तो करता है मुझे। बचपन की यादें जुड़ी होती है स्कूल से, जी तो वो आपने किया वहाँ पे। जी पापा एक बात आपसे पूछना चाहेंगे हम कि अब जो जवान है, यंगस्टर जो आपको सुन रहे हैं, उनको भी जैसे ज्वाइन करना है बीएसएफ आर्मी, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उनको क्या क्या करना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए? मैडम, मैं सबसे पहले तो बोलूँगा, मैं ट्रेन में कहीं भी जाता हूँ तो मैं सबके हाथ में पबजी देखता हूँ, पबजी खेलता है। तो एक्चुअली उसमें फायरिंग मतलब उसमें फायरिंग नहीं करके आपको रियल लाइफ पे आके देखना चाहिए। फिटनेस के ऊपर ध्यान दे। और ऊपर से हम लोग बचपन से मतलब मैं अभी भी ड्रिंकिंग नहीं करता हूँ ऐसे। अच्छा, तो ऐसे अगर सेहत मतलब ध्यान देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। अगर उस कोई धूम्रपान करने से फिर वो दौड़ा नहीं जाता है। मतलब इन चीज़ों से दूर रहे हमेशा। हाँ, हमेशा दूर रहे, फिर आगे मतलब रनिंग में वो क्वालिफाई होने में प्रॉब्लम होता है उनको। अच्छा। तो मुझे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, मैं भी डिसेबल हूँ। मैं अंदर से सोचा था कि मैं डिसेबल हो गया हूँ, मुझे ऐसे ऐसे हुआ है, मैं क्या करूँ अंदर से। फिर मुझे जब फर्स्ट में मुझे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जब मेरे को सम्मान किया 2017 में। अच्छा। उसके बाद मुझे सम्मान किया है 2021 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। अच्छा। उसके बाद मुझे पंजाब से किया है 2022 दिसंबर को, पंजाब केसरी। अभी मेरा नाम दिल्ली में राष्ट्रपति मेडल के लिए गया है, मेडल के लिए गया है। पीएमजी। तो मैं भी बोलना चाहूँगा अच्छा। कि मैं मतलब बहुत अच्छा लगता है जो ही कोई भी अभी क्यूएमटे में आए। हाँ तो हाँ। एक बिरयानी डायमंड है, उन्होंने भी मुझे डायमंड रिंग से। डायमंड रिंग से सम्मानित किया। जी। जी। तो और उसमें भी फिर स्कूल में जाके 15 अगस्त को हम लोग जाते हैं हाँ। गेस्ट के हिसाब से। अच्छा। तो बहुत तो अच्छा खुशी मतलब। होती है, तो आप जी युवाओं को बताना चाहते कि जी ऐसे कुछ हुआ है, हमने किया ये, पर उसके साथ हमें सम्मान भी बहुत मिला। जी और अब एक अगला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ पापा कि क्यूएमटीआई जब आप आए, तो पहले जब आपके साथ ये इंसिडेंस हुआ था, उस वक्त के हालात और क्यूएमटीआई में आने के बाद आपको क्या लगा, क्या सोचा आपने, ये ज़रूर बताएं हम। क्यूएमटी आने से पहले तो हम वही सोचे थे कि फौज का ही रूल्स होगा। क्यूएमटी आने के बाद तो डिसिप्लिन तो है ही, लेकिन हमारा जो साहब लोग है इधर, हाँ। डीन सर और सीओ सर, उन्होंने हम लोगों को इतना मतलब सपोर्ट करता है हर चीज़ में। तो हर चीज़ में बोला डिसेबल को हम कैपेबिलिटी बनाएंगे। अच्छा। अच्छा हाँ। तो क्या सीखा फिर आपने यहाँ? मैंने इधर आके कंप्यूटर हार्डवेयर सीखे, उसको फर्स्ट में किए 2021 को। 21-22 मैंने किया कंप्यूटर ऑपरेटिंग कोपा किया मैंने, प्रोग्राम असिस्टेंट। उसके बीच में मेरा हॉबीज़ भी था फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी। और एक है कि मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है। अच्छा। जी तो पापा मुझे लगता है कि हम एक गाना तो सुनेंगे आपकी जी। लैंग्वेज में। आपको एक लाइन सुना दीजिए, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे। ओ देह से मेरे वो तेरे सहने पे सज के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बागे है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की, जा बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरा शाम हो, जा याद करे जो जमाना, मिट्टी पे मर मिट्टी जाना, सिकर में शामिल मेरा रात हो। थैंक यू। बहुत अच्छा गाया पापा आपने, और मुझे लगता है जो भी युवा हमारे सुन रहे हैं वो भी बहुत कुछ प्रेरणा लेंगे आपसे। आगे आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या करना चाहते हो, ये ज़रूर बताएं हमें। क्या गोल आपने तय किया है? मेरा तो मतलब मैं शुरुआत में मैं आपको बताया कि मुझे फोटोग्राफी का थोड़ा। अच्छा। हाँ हाँ। तो मैं जाके सोच रहा हूँ कि एक मतलब फोटोग्राफी का जो शादी का पूरा मतलब अच्छा। हाँ, तो फोटोग्राफी का
स्टूडियो खोल के आप एक बिजनेस वो बिजनेस करना का, जी, चाहते जी। हैं। तो दोस्तों ये थे बाप्पा देवनाथ, और जीवनी आपने उनकी सुनी, उन्होंने कितना संघर्ष किया, अच्छे से सीना तान के खड़े हैं आज। तो इनका जज्बा बहुत देखने वाला है, और इस तरह से और भी हमारे युवा प्रेरणा लेके आगे बढ़े, ये मैं कहूँगी। बाप्पा देवनाथ, आप यहाँ आए और हमारे युवाओं को प्रेरणा दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह से जाबाज सिपाहियों से मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सुजाता को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। जय हिंद। इंडिया का एक बहुत ही, हमारे देश का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है ये करीब 106 साल पुराना है। और ये इंस्टीट्यूशन जो है एक ITI भी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जैसे आप अपनी सिटी में देखते हो ITIs होते हैं, उसी प्रकार से हम लोग ITI भी हैं। ये तो QMTS जो बाद में QMTI बना, ये सबसे पहले मुंबई में स्थापित हुआ। ये संस्था जो थी ये दो काम करती थी। पहला काम तो ये कि ये सोल्जर्स को मेडिकल सपोर्ट देती थी, यानी कि QMTS के अंदर उस टाइम पे डॉक्टर्स भी होते थे, सर्जन्स भी रहते थे, नर्सेज भी रहती थी। और साथ ही साथ जो जवान लोग अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, यानी वो स्टेबल हो जाते हैं, तो उनको कुछ एक कोर्सेज करवाते थे। ये कोर्सेज बड़े पुराने कोर्सेज थे, उस टाइम के लिए ये माने रखते थे, यानी कि बूट मेकिंग का कोर्स, उसके बाद कारपेंटरी का कोर्स, या फिर गाड़ियों को ठीक करने का कोर्स। ये सभी कोर्सेज जो है यहाँ पे चलाए जाते थे। ये कोर्स करने के बाद ये जो जवान लोग हैं जो भी विकलांग हो चुके होते थे, ये अपना अपना बिजनेस करते थे, अपनी दुकान खोलते थे, या फिर गवर्नमेंट के अंदर वो नौकरी करते थे। बॉम्बे का टेम्परेचर ऐसा है और ह्यूमिडिटी बहुत थी, बॉम्बे में उमस बहुत ज़्यादा है। तो उमस को और टेम्परेचर को देखते हुए ये पाया गया कि QMTS के अंदर जो जवान लोग हैं उनकी उपचार तो हो रहा है, वो तो बढ़िया से हो रहा था, लेकिन उनकी रिकवरी बड़ी गतिशील नहीं थी, यानी रिकवरी ठीक प्रकार से नहीं हो रही थी। ये सब देखते हुए QMTS जो है, और साथ ही साथ जो ब्रगेंजा हॉल था उसकी इनहेरिटेंस प्रॉब्लम भी थी। इनहेरिटेंस का मतलब है कि वो किसी की संपत्ति थी, जो संपत्ति उन्होंने जो थी वो लीज पे ली हुई थी, तो उस संपत्ति का आपस में बंटवारा होना था। तो इन दो कारणों के कारण फिर ये डिसाइड किया गया कि पुणे सिटी जो है, जो उस टाइम पे पूना बोला जाता था उसको, पूना का जो कैंटोनमेंट एरिया है, जो रेंज हिल एरिया है, जो अभी यहाँ पे QMTI है, तो आज़ादी के बाद कुछ एक साल तक जो थे, जब तक कि अंग्रेज़ यहाँ पे रहे, तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके पास थी। लेकिन उसके बाद जो था 1955-56 के आसपास से ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक ट्रस्ट बना। कहने का मतलब ये एक धर्मदायी संस्थान बना, और ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे रजिस्टर किया गया। तो हम लोग अब एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, और अब इसका नाम QMTI है। पहले इसका नाम QMTS था, अभी इसका नाम क्वीन मैरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है।